हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। यूपीएससी की प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम बात समझेंगे सबसे पहले कि नेशनल इमरजेंसी का इतना हुआ क्यों है। आखिर नेशनल इमरजेंसी में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी है उसकी इतनी ज़्यादा बात करी जाती है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि सेंटर के पास में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पावर्स आ जाती हैं, यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि सुपर पावर बन जाता है, आजकल के बच्चों की भाषा में सुपर पावर बन जाता है सेंटर। कैसे? उसके पास में एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी काफ़ी पावर आ जाती हैं, इमरजेंसी लगती है लेजिस्लेचर के लेवल पर भी काफ़ी पावर्स आ जाती हैं, और फाइनेंशियल लेवल पर भी उसके पास में काफ़ी पावर्स आ जाती हैं सेंटर के पास में। देखते हैं कैसे। एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को कुछ भी करने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है, एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव हैज़ टू फॉलो इट। देखिए आर्टिकल 353 का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन सेल एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू एनी स्टेट एज टू द मैनर इन विच एग्जीक्यूटिव पावर देयर ऑफ इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाई द स्टेट। ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे लेजिस्लेचर के केस में, तो पार्लियामेंट के पास में पहले से ही देखिए सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉज बनाने की पावर्स थी, लेकिन बाकी की जो स्टेट लिस्ट है उसमें भी पार्लियामेंट के पास में लॉज बनाने की पावर आ जाती है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनिमेट सेल इंक्लूड द पावर टू मेक लॉज, ठीक है, एज रिस्पेक्ट्स दैट मैटर नॉट विद स्टैंडिंग दैट इट इज़ वन विच इज़ नॉट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। आप पॉज करके ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इसमें। देन फाइनेंशियल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 268 से लेकर के 279 इन आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट जो है मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, या फिर जो है उनके ऑपरेशन को सीज कर सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये आर्टिकल 268 टू 279 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, अगर देखा होगा, तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट्स। सो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 268 टू 279 सेल सीज टू ऑपरेट। ठीक है। इसमें और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी एक्सपायर हो रही है उस ख़त्म हो रही है उस फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी तक ही ऐसे जो ऑर्डर हैं वो वैलिड रहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई किन कंडीशंस पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी की हमने बात कर ली। वैसे तो ये सारे देखिए इफ़ेक्ट्स हैं एक तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने इसको मीनिंग में डाला है क्योंकि टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, बट हमारी कॉमन लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए आखिर इमरजेंसी में ऐसा क्या होता है कि इतनी फेमस हो जाती है। ओके, सो ये कहानी हो गई। देन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये दो ग्राउंड्स हैं जिन पर कि नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, और अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर लगाई जाती है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है। देखिए आर्टिकल 352 का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है। पहले 1979 में ये टर्म जो है आर्म्ड रिबेलियन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले यहाँ टर्म हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ छोटा सा वन बना हुआ है और वन को एक्सप्लेन किया गया, वन क्यों लिखा गया है। सब्सटीट्यूटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979। तो 20 जून 1979 से इसको चेंज कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि अथॉरिटी कौन है जो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगी। तो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई है। इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट जो है अपने डिसीजन को राइटिंग में देगी प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे। डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट इन राइटिंग। ठीक है, ऐसा ये 1979 के बाद किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में। इससे पहले क्या था कि ये ज़रूरी नहीं था। तो 1975 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने बिना यूनियन कैबिनेट की परमिशन लिए, बिना यूनियन कैबिनेट के डिसीजन के इंडिविजुअली ही डिसीजन लेकर के इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे दिया था।
और कैबिनेट को बाद में पता चला था। तो ऐसी मिसयूज़ ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए ये वाला क्लॉज जो है डाला गया, इंट्रोड्यूस किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। देन इमरजेंसी कितने टाइम तक रहेगी? प्रेसिडेंट ने एक बार इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया तो ये 1 महीने तक तो वैलिड रहती ही रहती है, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको पास करना होता है रेजोल्यूशन को। अगर वो पास कर देते हैं तो 6 महीने के लिए इमरजेंसी और एक्सटेंड हो जाती है, और फिर से अगर वो विद इन 6 मंथ्स कर सकते तो फिर से 6 महीने की। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पीरियड के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है, धीरे धीरे बढ़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इमरजेंसी सेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो गई, अनलेस रिवोक्ड सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द सेकेंड ऑफ रेजोल्यूशन। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी रहती हैं कि भाई अगर जो है ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स पीरियड या फिर ड्यूरिंग दिस 1 मंथ पीरियड लोकसभा अगर डिजॉल्व हो जाती है तो और केवल राज्यसभा रहती है तो राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को पास कर दे, और लोकसभा जब आए लौट करके तो विद इन 30 डेज़ वो भी पास कर दें तो बनी रहेगी। टाइप ऑफ मेजॉरिटी क्या रिक्वायर्ड होती है इसके लिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का ही स्क्रीनशॉट है। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सो टोटल मेंबरशिप का 50% और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए रिवोकिंग ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की रिवोकिंग कैसे करते हैं? तो रिवोकिंग करने के लिए देखिए नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए आपका चाहिए था दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो, है ना। लेकिन अगर रिवोक करना है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का रेजोल्यूशन काफ़ी है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए वो काफ़ी है, ठीक है। अगर 1/10 ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऐसा चाहते हैं कि भाई इमरजेंसी को हटाने के ऊपर कंसिडरेशन किया जाए तो विद इन 14 डेज एक स्पेशल सेटिंग बुलानी होती है हाउस की, लोकसभा की। अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर इस काम को करेगा, स्पेशल सिटिंग बुलाएगा। अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट इस सिटिंग को बुलाएगा, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर वो सिटिंग बुलाई जाएगी, वहाँ पर इस चीज़ पर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको रिवोक करना है, तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, सीजेस टू ऑपरेट हो जाती है। एक खास इफेक्ट इसका क्या रहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पर लगाई गई है, यानी कि वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाई गई है, जैसे लिखा हुआ है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। नथिंग इन आर्टिकल 19 सेल रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट डिफाइंड इन पार्ट 3 टू मेक एनी लॉ फॉर द एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हम बात करते हैं आर्टिकल 359 के तहत क्या है कि बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं गवर्नमेंट चाहे तो उनके ऑपरेशन को भी सस्पेंड कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट राइट टू मूव एनी कोर्ट, उनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कराया सकता है। मतलब वो राइट, फंडामेंटल राइट्स तो अलाइव रहेंगे, लेकिन अगर वो वायलेट होते हैं तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो वो बिल्कुल एक तरीके से वैसी ही बात होगी कि राइट्स को ही एक तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर वो इन्फोर्स नहीं हो पाएंगे तो फिर कोई भी उन्हें आसानी से वायलेट करेगा। लोकसभा का टेन्योर की अगर हम बात करें तो एक्सटेंड किया जा सकता है बाई 1 ईयर एट अ टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो, ठीक है। मल्टीपल नेशनल इमरजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि वेदर और नॉट देयर इज़ अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इश्यूड बाई द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 1 एंड सच प्रोक्लेमेशन इज़ एन ऑपरेशन, ठीक है। 3 इमरजेंसी लगाई गई हैं, एक 1962 में लगी है, एक 1971 में लगी थी, एक 1975 में लगी थी, ठीक है। ये दोनों एक्सटर्नल इमरजेंसी थी वॉर के, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडो बांग्लादेश वॉर, ठीक है। और 1975 में इंटरनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर लगा दी थी, इसीलिए इस वर्ड को रिप्लेस किया गया था। मैंने आपको बताया था ये वर्ड अब एग्जिस्ट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, नया वर्ड है आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। जब तक आर्म्ड रेबिलियन नहीं हुई तब तक नहीं। एक खास बात और, ये दोनों इमरजेंसीज एक साथ हटाई गई थी 1977 में, जब जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन का मूवमेंट वो लेकर के आए थे तब। तो ये देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पर ये डबल इमरजेंसी लगी थी, और उस टाइम पर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, और ये
नागार्जुन करके फेमस पोइट थे, उन्होंने एक पोइम भी लिखी थी, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। सो इस तरीके से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होकर के उभरा था उसका इमरजेंसी के बाद में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमरजेंसी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।